हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं और हमने हमारा दूसरा अध्याय प्रारंभ किया है जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। और आज हम इसके दूसरे भाग को प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक। तो शुरू करते हैं अध्याय 2 का भाग 2। बच्चों, पिछले भाग में हमने देखा था कि मानव जो है वह प्रकृति में रहते हुए प्रकृति की कई सारी वस्तुओं का प्रयोग करता है और वह अपनी लाभ की प्रवृत्ति के कारण इन वस्तुओं का दोहन भी प्रारंभ कर चुका है, जिसकी वजह से प्राकृतिक जीवों का और वनस्पति का ह्रास हो रहा है। और इसी वजह से हमने एक वैश्विक प्राधिकरण की स्थापना की बात भी पिछले भाग में की थी जो था IUCN। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि भारत में वनों के और प्राणी जात के ह्रास के कारण कौन कौन से हैं जिनकी वजह से इनकी कमी हो रही है, यानी वनस्पतियों की कमी हो रही है और प्राणियों की प्रजातियों की भी भारत में कमी हो रही है। तो हम क्या देखते हैं कि मानव अपने लाभ के लिए प्रकृति के सभी उपायों का प्रयोग करता है और इस प्रकार से उसने प्रकृति की सभी चीज़ों को किस में बदल दिया है? संसाधनों में बदल दिया है। हम देखते हैं कि हम आए दिन अपने दैनिक जीवन में प्रकृति से बनी हुई या प्रकृति की वस्तुओं से बनी हुई कई सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं लकड़ी की बात, हम कर सकते हैं कि हमारा भोजन निर्मित करने में भी इनका योगदान होता है। साथ ही साथ कागज़ का प्रयोग, हम चारे का प्रयोग करते हैं, हम खाद का प्रयोग करते हैं, हम रबड़ का प्रयोग करते हैं। ये सभी चीज़ें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन को प्रभावित करती है और उनके दोहन को हम सुनिश्चित भी करते हैं। यानी कि ये सभी चीज़ें जो है वन और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाती है और इस प्रकार से मानव अपने लाभ की प्रवृत्ति को बढ़ा भी रहा है, अपने उपभोग को भी बढ़ा रहा है और प्रकृति के इन उपहारों का हम धीरे धीरे दोहन करना प्रारंभ कर चुके हैं, जिस वजह से यह प्राकृतिक संसाधन जो है समाप्त होने की कगार पर भी आ गए हैं और दिन ब दिन यह सीमित भी होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मानव ही वह प्राणी है जो कि इन प्राकृतिक संसाधनों का शोषण भी कर रहा है और आज भी उसमें इतनी अधिक जागरूकता नहीं आई है कि हम इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकें और इन्हें आने वाली पीढ़ी के लिए बचा करके रख सकें, जिससे कि उनकी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकें। तो हम कहते हैं कि हमने यानी मानव जाति ने प्रकृति को स्वयं के लाभ के लिए संसाधनों में बदल दिया है और हम प्रयोग करते हैं लकड़ी का, छाल का, पत्ते का, रबड़ का, दवाइयों का। हम भोजन करते हैं, ईंधन लेते हैं, चारा और खाद इत्यादि सारी सभी चीज़ें जो हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किससे बनती हैं? वनों और वन्य जीवन से प्रभावित होती हैं, उन्हीं से हमें प्राप्त भी होती हैं। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है, यानी कि मानव जाति ही दोषी है वनों और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो जिसके लिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। इसके अलावा यदि हम बात करें, हम कहेंगे कि भारत में वनों का ह्रास किन कारणों से हुआ है, तो भारत में वनों का ह्रास होने की एक लंबी प्रक्रिया रही है और इस प्रक्रिया में हम बात कर सकते हैं औपनिवेशिक काल की, उपनिवेश काल की। और यह कौन सा काल था? तो बच्चों, हम जानते हैं 1947 से पूर्व भारत आज़ाद नहीं था और भारत में अंग्रेज़ों के उपनिवेश के रूप में हम रह रहे थे और इस वजह से चूंकि अंग्रेज़ भारत में आकर के भारत के संसाधनों का प्रयोग खुद के लाभ के लिए करना चाहते थे, इस वजह से उनकी जो नीतियां थी वह सभी अंग्रेज़ों के लाभ के लिए ही बनाई गई थी। इस वजह से उन्होंने भारत में जो भी कार्य किए, जो भी गतिविधियां अपनाई, उसमें भारत का लाभ नहीं था। भारत के संसाधनों का प्रयोग केवल और केवल अंग्रेज़ों के लाभ के लिए किया गया। इस प्रकार से औपनिवेशिक काल की जो भी नीतियां थी, जो भी गतिविधियां थी, वह भारत के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए और शोषण के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार थी। तो हम कहेंगे औपनिवेशिक काल में भारत में वनों का ह्रास बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ था, क्योंकि उन्होंने भारत में रेल लाइनें बिछाई थी और रेल लाइनें बिछाने के समय पर वह जंगलों को साफ करके रेल लाइनों को बिछा रहे थे। इसके अलावा उनकी वानिकी या वन नीति भी जो थी वह भी भारत के जंगलों के लिए लाभदायक नहीं थी। तो हम कहेंगे भारत में वनों के ह्रास में एक प्रमुख काल था उपनिवेश काल, जिसमें कि भारत में वनों को हानि होती है। वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में हुआ था, जिसमें कि वह
यानी अंग्रेज़ जो है भारत में रेल लाइन बिछाते हैं ताकि वह भारत से कच्चे माल का प्रयोग करते हुए भारत के और भी कई सारी आवश्यक वस्तुएं जो हैं कहाँ पर ले जा सकें, विदेशों में ले जा सकें, खुद के देश में उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन वस्तुओं को ले जा सकें। तो रेल लाइन का बिछाना भी भारत के जंगलों के लिए लाभदायक नहीं था, हानिकारक था। इसी तरीके से भारत में जिस कृषि को वह प्रोत्साहन कर रहे थे, जिन फसलों का वह प्रोत्साहन कर रहे थे, वह भी भारतीयों के लिए और भारत के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कहीं पर भी लाभदायक नहीं थी। तो वह कृषि भी उन्हीं फसलों को भारतीयों से, भारतीय किसानों से बुवाना चाहते थे, जो कि किसके लिए लाभदायक थी? अंग्रेज़ों के लिए लाभदायक थी। इसी तरीके से व्यवसाय, वाणिज्य और वानिकी और खनन क्रियाओं में भी वृद्धि से धीरे धीरे क्या हुआ? भारत में वनों का ह्रास हुआ। तो हम कह सकते हैं औपनिवेशिक काल में भारत में वनों का ह्रास बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ऐसी नीतियां बनाई थी जिससे कि सीधा सीधा हमारे वनों को नुकसान हो रहा था, हमारी खेती को, हमारी फसलों को नुकसान हो रहा था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद क्या होता है? तो हम कहते हैं स्वतंत्रता के बाद भी यह जो पर्यावरण का शोषण है या फिर जंगलों का विनाश है वह थमता नहीं है, बल्कि आज भी भारत के नागरिक जो हैं वह पर्यावरण संरक्षण के लिए इतने जागरूक नहीं हैं और अब जो स्थिति और भी बुरी होती जा रही है। क्या औपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? क्या औपनिवेशी वन नीति वनों के शोषण के लिए या वनों के विनाश के लिए दोषी मानी जा सकती है? तो हम कहेंगे जी हाँ, उन्होंने एक संवर्धन खेती, संवर्धन वृक्षारोपण की जो नीति अपनाई थी उससे हमारे जंगलों का विनाश हुआ, हमारे वृक्षों का विनाश हुआ। और यह क्या होता है? तो हम कहेंगे संवर्धन वृक्षारोपण जो है वह क्या होता है? यह एनरिचमेंट होता है, जिसमें कि उन फसलों को बोया जाता है या उन पेड़ों को लगाया जाता है जिससे कि व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि हो। और इसमें हम बात कर सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने सागवान के वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा भारत में लगाने की बात की थी, जिसमें कि मुख्य प्रभाव पड़ा था दक्षिण भारत में। यानी दक्षिण भारत में सागवान के वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए भारतीयों को दबाव में लाया गया था और इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत के जो बाकी के वृक्ष थे उन पर नकारात्मक असर पड़ा और वह धीरे धीरे नष्ट होते गए। और इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से भी हिमालय के अन्य वृक्षों को जो है हानियां उठानी पड़ी थी। तो इस प्रकार से औपनिवेशिक वानिकी नीति या वन नीति के अंतर्गत हम कौन सी कृषि की बात करते हैं, कौन से वृक्षारोपण की बात करते हैं? तो संवर्धन वृक्षारोपण की बात कर सकते हैं। तो औपनिवेशी वन नीति जो थी वह भारत में वनों के विनाश के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार कारण रहा था। हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञ भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों को बड़े पैमाने पर रोपने या बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां धीरे धीरे खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर हम सागवान के वृक्ष की बात कर सकते हैं। सागवान के एकल रोपण से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सागवान का पेड़ अगर रोपते हैं तो उससे क्या हुआ था? तो उससे दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन, अन्य जो हमारे प्राकृतिक वन थे वह बर्बाद हो गए थे। और हिमालय में यदि हम बात करें तो हिमालय में संवर्धन वृक्षारोपण का उदाहरण था कि हिमालय में कौन से पेड़ लगाए गए? चीड़ पाइन के पेड़ लगाए थे और इस वजह से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन जो है उन वनों का वहाँ पर विनाश हुआ, उन वनों को इससे नुकसान हुआ। तो इस प्रकार से उपनिवेश काल में उनकी यानी अंग्रेज़ों की जो वन नीति थी वह यह थी कि भारत में कुछ खास वृक्ष लगाए जाएं और उसकी वजह से पहले से हमारे यहाँ पर जो भी वृक्ष लगे हुए थे उनको सीधा सीधा नुकसान हुआ। तो इस कारण से हम मानेंगे कि औपनिवेशिक वन नीति जो थी भारतीय जंगलों के विनाश और भारतीय वनों के विनाश के लिए एक बहुत बड़ा कारण रही थी। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत में वनों का ह्रास किस प्रकार से हुआ। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेज़ों के काल में ही भारत में वनों का विनाश हुआ, यह वनों का विनाश बाद में भी जारी रहा। और इसमें हम बात कर सकते हैं भारत में कृषि का विस्तार जब होता है, यानी कि बाद में अंग्रेज़ों के जाने के बाद में जब भारत में जंगलों में
बहुत बड़े जंगल जो क्षेत्र था उसमें कृषि क्षेत्र जब फैला तो उसकी वजह से जंगलों का विनाश हुआ, जंगलों को हानि हुई, वन क्षेत्र जो है धीरे धीरे सीमित होता गया और कृषि क्षेत्र जो है धीरे धीरे बढ़ता गया। तो इस प्रकार से वनों के विनाश के लिए कृषि का विस्तार होना भी एक प्रमुख कारण था, लेकिन यह कारण स्वतंत्रता के बाद जुड़ता है। तो कृषि का फैलाव, वन संसाधनों की कमी हेतु कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारणों में से एक रहा है। और बात करते हैं हम वन सर्वेक्षण की, तो वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया था। तो आप देख सकते हैं 26,200 वर्ग किलोमीटर एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जिसे किस में बदल दिया गया, वह पहले वन क्षेत्र था और उसे बाद में कृषि भूमि में बदल दिया गया। तो इस प्रकार से यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा था जो जहाँ पर पहले वन थे और बाद में वहाँ पर कृषि होने लगी। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, भारत में वनों के ह्रास में स्वतंत्रता के बाद में एक प्रमुख कारण बन गया था कृषि का फैलाव, और वह बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ था। और इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे स्थानांतरित खेती की या झूम खेती की। तो क्या है स्थानांतरित या झूम खेती, तो हम कहेंगे स्लैश और बर्न, यह शब्द भी हमें हमारी पुस्तक में इसके लिए मिलता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में और मध्य भारत में स्लैश और बर्न की खेती की जाती है या स्थानांतरित खेती या झूम खेती की जाती है। यह आदिवासियों के द्वारा की जाती है और आदिवासी कुछ समय के लिए कुछ विशेष क्षेत्रों पर जाते हैं और वहाँ पर जंगलों की सफाई करते हैं, जंगल को काट देते हैं या जंगल को जला देते हैं और उस क्षेत्र में जला करके वहाँ पर वह कुछ समय रह करके खेती करते हैं। पारंपरिक रूप से झूम खेती या स्थानांतरित खेती करते हैं और जैसे ही उनकी पैदावार कम होने लगती है या फिर उस भूमि की उपजाऊपन में कमी आने लगती है तो वे उस स्थान या उस क्षेत्र को छोड़ करके किसी अन्य जगह पर जाकर के झूम खेती या स्थानांतरित खेती करने लग जाते हैं और वहाँ पर भी यही प्रक्रिया अपनाते हैं कि वे जंगल को साफ करते हैं, उसे जलाते हैं और वहाँ पर बीज बो करके वह स्थानांतरित या झूम खेती कहते हैं। क्योंकि यह स्थान परिवर्तन इसमें किया जाता है, इसी कारण इसको स्थानांतरित खेती या झूम खेती कहते हैं। तो यह कहाँ पर होता है मुख्यतः, यह पूर्वोत्तर भारत में होता है और यह मध्य भारत में भी होती है और यह मुख्यतः आदिवासियों के द्वारा की जाती है। तो इससे भी जंगलों का विनाश हो रहा है, इससे भी वनों का विनाश हो रहा है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद में झूम खेती और स्थानांतरित खेती से भी हमारे वनों को नुकसान पहुंचा है। तो हम कहेंगे स्थानांतरित झूम खेती क्या है, जनजातीय क्षेत्र यानी आदिवासी क्षेत्रों में और खास करके भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती की जाती है, जिसे स्लैश और बर्न खेती का नाम भी दिया जाता है, जिसके चलते वनों की कटाई हुई है, जिसके चलते वनों का निम्नीकरण हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि स्लैश एंड बर्न जो खेती है उसकी वजह से भी हमारे वनों को नुकसान पहुंचा है। झूम खेती की बात करते हैं। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग एक आदिम प्रकार की कृषि है। आदिम यानी बहुत ही पुराने तरीके का जो है कृषि का प्रकार है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई जो भूमि होती है उस भूमि को पुराने उपकरण यानी कि नए उपकरण का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, क्योंकि हम आदिवासियों की बात कर रहे हैं तो यह पुराने उपकरणों का प्रयोग करते हैं और लकड़ी के हलों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं और जब यह फसल अच्छी होने लगती है और धीरे धीरे जब वह उस फसल या उस भूमि का पूरा प्रयोग कर चुके होते हैं और भूमि का उपजाऊपन जब कुछ समय के बाद में कम होने लगता है तो वह उस भूमि को छोड़ देते हैं और अन्य स्थान पर चले जाते हैं, इसीलिए इसको स्थानांतरित खेती कहते हैं। तो फसल पूर्णतः किस पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन इसमें बहुत कम हो पाता है। तो इस प्रकार से हमने बात की झूम कृषि की। तो आप देख सकते हैं आदिवासियों के द्वारा यह झूम कृषि की जा रही है, जिससे हमारे वनों को नुकसान होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें वनों का ह्रास का एक अन्य कारण भी है, वह है बड़ी विकास परियोजनाएं, जिसमें हम कहेंगे कि मानव ने स्वयं के लाभ के लिए और अन्य मानवों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी विकास की परियोजनाओं का निर्माण
किया है। लेकिन यह विकास परियोजनाएं जो हैं यह वनों के विनाश के लिए भी जिम्मेदार हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजना की, जिसके अंतर्गत हम कहते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्र में वनों का विनाश होगा और वह पूरा क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाएगा, यानी कि जल में डूब जाएगा जब यह नर्मदा घाटी परियोजना पूरी तरीके से बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं वह भी वनों के विनाश के लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रकार से यह एक मानवीय कारक हो जाता है जो कि वनों का विनाश कर रहा है। तो इस प्रकार से बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। यानी कि यह जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं यह बनाने के लिए वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा था। तो इस प्रकार से यह वन क्षेत्र तो समाप्त ही हो गए। तो हम देख सकते हैं मानव के कल्याण और मानव के विकास के नाम पर हम कई बार वनों का और प्राकृतिक संसाधनों का कैसे दोहन और शोषण करते हैं। और इसी का एक उदाहरण है मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह है हमारी नर्मदा सागर परियोजना, जो कहाँ है बच्चों, तो यह मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर यह जब पूरी बन जाएगी तो इससे 4 लाख हेक्टेयर से अधिक जो वन क्षेत्र है वह पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। तो हम कह रहे हैं वनों का विनाश हम मानवीय कारक ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें वनों के ह्रास के लिए खनन भी जिम्मेदार है, खुदाई भी जिम्मेदार है। खुदाई जब की जाती है तो उससे जो भी प्रदूषण होता है उससे कई सारे प्राकृतिक जीवों को हानि पहुंचती है, उनके प्राकृतिक आवासों में वह जीवित भी नहीं रह पाते। और इसमें हम बात कर सकते हैं बक्सा टाइगर रिजर्व की, जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व के आसपास डोलोमाइट जो खनिज है उसकी खुदाई हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवों को संकट का सामना करना पड़ रहा है जो कि इस रिजर्व में रहते हैं। तो हम बात करेंगे खनन और खुदाई से वनों की बर्बादी कैसे होती है। तो पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवास, यानी कि जो भी प्रजातियां यहाँ पर रहती हैं जिनके की यहाँ पर प्राकृतिक आवास है, यहाँ पर वह निवास करती हैं प्राकृतिक रूप से, उनको नुकसान पहुँचाया है। और कई जातियाँ जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है वहाँ पर के आवागमन को मार्ग को जो है यह बाधित भी कर देता है। यानी खुदाई से इन जीवों के प्राकृतिक आवासों को खतरा होता है और ये जीव वहाँ पर सांस लेने में या अन्य प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इन्हें वहाँ पर संरक्षण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और खुदाई क्षेत्र को जो है इन प्राकृतिक आवासों से दूर भी स्थापित किया जाना चाहिए। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि मानवीय कारक में खुदाई और खनन जो कि मानव के विकास के लिए आवश्यक बताया जाता है वह भी प्राकृतिक आवासों, जीवों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसमें हमने बक्सा टाइगर रिजर्व का उदाहरण भी देखा। बात करते हैं पशुचारण और ईंधन, जिसकी वजह से भी वनों का विनाश हो रहा है। और साथ ही साथ लकड़ी कटाई ईंधन के लिए यह भी क्या है, वनों के विनाश के लिए जिम्मेदार है। कई सारे पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वनों की कटाई और पशुओं का चराना ये दोनों भी वनों के विनाश के लिए जिम्मेदार है। तो हम क्या देखते हैं कि अति पशुचारण, बहुत बड़ी मात्रा में यदि पशुओं को चराया जाएगा या फिर बहुत बड़ी मात्रा में जंगल से लकड़ी काटी जाएगी और ईंधन के प्रयोग के लिए यह काटी जाएगी, तो उससे भी क्या होगा, वनों का विनाश होगा। तो यह भी क्या है, यह भी एक मानवीय कारक है। बहुत से वन अधिकारी ऐसा मानते हैं, पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई भी मुख्य भूमिका में आते हैं। इस प्रकार से एक प्रमुख उदाहरण जो हम देखते हैं हिमालयन यव का, वह एक पेड़ है और एक ऐसा पेड़ है जिससे कि औषधि बनती है। और औषधि किसकी बनती है, तो औषधि बनती है कैंसर की। यानी कि इससे जो पदार्थ निकलता है, इससे जो रसायन निकलता है, जो केमिकल निकलता है, उससे कैंसर का उपचार किया जा सकता है। लेकिन हिमालयन यव जो औषधि बनाने वाला
पौधा है उससे धीरे धीरे वह जो है लुप्त हो रहा है, धीरे धीरे वह संकट की स्थिति में आ गया है और हम मानव होने के नाते हमारी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं और इस औषधि जो कि कई सारे लोगों की बीमारियों का इलाज कर सकती है वह संकट की स्थिति में आ गई है, वह धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर है। तो हम बात करेंगे हिमालयन यव संकट में है। यह भी उदाहरण है कि किस प्रकार से मानवीय कारक जिम्मेदार है वनों के विनाश के लिए। इसी कारण हमारी पुस्तक में यह उदाहरण हमें मिलता है कि यह औषधि जो है वह धीरे धीरे खत्म हो रही है। हिमालयन यव संकट में, हिमालयन यव चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार पेड़ है। यह औषधीय पौधा है, यानी कि इससे औषधि बनती है। जो कहाँ पाया जाता है? यह मुख्यतः 2 राज्यों में पाया जाता है, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। ये कई क्षेत्रों में इन राज्यों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकलता है या टक्सोल नामक केमिकल निकाला जाता है। और इससे क्या होता है? तो हमने बात की टक्सोल नामक रसायन से जो है कैंसर रोगों का उपचार किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा पेड़ है? हिमालयन यव, जो 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। टक्सोल नामक रसायन निकलता है जो कैंसर के उपचार के लिए लाभदायक है। पिछले 1 दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ जो हैं सूख गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यह कौन सा पौधा है? यह औषधि पौधा है, यह यव का पेड़ है जो 2 राज्यों में प्राप्त हो रहा है। लेकिन मानवीय कारक या मानव की लाभ की प्रवृत्ति अभी भी समाप्त होती नहीं दिख रही है और इस प्रकार की औषधियाँ जब पूरी धरती से लुप्त हो जाएंगी तब क्या मानव जाति जागृत होगी? तो इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। फिर हम बात करते हैं भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक, यानी कि भारत में जैव विविधता कम कैसे हो रही है। हमने बात की जैव विविधता क्यों आवश्यक है। जैव विविधता इसलिए आवश्यक है कि मानव जाति की यदि बात करें जिसकी की मूलभूत आवश्यकताएं हो जाती हैं जल, वायु और मृदा, उसकी पुनः सृजन या उसके पुनः निर्माण के लिए जैविक विविधता का होना आवश्यक है। यानी कि जीवों के द्वारा ही इन चीज़ों का पुनः निर्माण या पुनः सृजन किया जाता है और यदि जैव विविधता समाप्त हो जाती है तो मानव जाति पर संकट आ जाएगा, पूरी पारिस्थितिकी पर संकट आ जाएगा। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो जैव विविधता को कम कर रही हैं भारत में? तो हम कहेंगे वन्य जीव के आवास का विनाश हो रहा है। जहाँ पर वन्य जीव रहते हैं उन आवासों का धीरे धीरे विनाश हो रहा है और साथ ही साथ मानव जो है जंगली जानवरों को मार भी रहे हैं और उनका शिकार भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी जैव विविधता कम होती जा रही है। पर्यावरण का प्रदूषण और विषाक्तीकरण भी इसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही साथ दावानल यानी कि जंगलों में आग लगना भी इसके लिए जिम्मेदार है कि जैव विविधता खत्म होती जा रही है, सीमित होती जा रही है। संसाधनों का असमान बंटवारा व असमान उपभोग भी जैव विविधता को हानि पहुंचाने में एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी जो है उसमें भी असमानता है, यानी कि कुछ लोग जो है इस जिम्मेदारी को पूरे तन और मन से निभाते हैं लेकिन कुछ लोग इसके प्रति बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, जिसकी वजह से भी पर्यावरण को हानि हो रही है और जैव विविधता कम हो रही है। इसके अलावा विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी वहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या है। जैसे कि भारत है या अन्य विकासशील देश हैं, यहाँ पर जनसंख्या का दबाव इन देशों पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्राकृतिक संसाधन और भी सीमित होते जा रहे हैं। यानी सीमित प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से एक बहुत बड़ी जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करना इनका लक्ष्य है और इस वजह से धीरे धीरे जैव विविधता भी समाप्त हो रही है। यानी कि जैव विविधता के समाप्त होने के पीछे बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक प्रमुख कारण बन जाता है, जहाँ पर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। इसके अलावा हम उदाहरण के रूप में बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से पर्यावरण के प्रति कुछ लोग जो हैं बिल्कुल गैर जिम्मेदार हैं और कुछ लोग इसके प्रति संवेदनशील भी हैं। जैसे कि यदि हम बात करें कि असमानता कैसे व्याप्त है, तो हम कहेंगे भारत के 5% धनी लोग जो हैं वह 25% गरीब लोगों की तुलना में आप अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि धनी लोग जो केवल 5% हैं वह बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं और जो गरीब लोग जो कि 25% हैं
वह पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसा इसलिए है कि धनी लोग जो है वह उपभोग की प्रवृत्ति रखते हैं और उनको नहीं मालूम होता कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनके उपभोग की प्रवृत्ति की पूर्ति किस प्रकार से हो रही है। तो उनकी उपभोग की प्रवृत्ति की पूर्ति वनों को हानि के द्वारा हो रही है, वन्य जीवन के हानि के द्वारा पूरी हो रही है। तो उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण के रखरखाव में कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। यानी कि यह पर्यावरण का शोषण और दोहन तो निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन यह पर्यावरण के प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाते। और इससे अच्छी स्थिति है गरीबों की, जो कि पर्यावरण का दोहन कम करता है और अपनी जिम्मेदारियों की पूर्ति भी करता है और पर्यावरण के संरक्षण में भूमिका भी निभाता है। तो इस प्रकार से हमने असमानता की बात की, उपभोग में असमानता और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी में भी असमानता। अब हम बात करते हैं जैव विनाश के प्रभावों के बारे में, यानी जैव विविधता के विनाश से क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैव विविधता के विनाश से सांस्कृतिक विविधता को चुनौती मिल रही है। यानी कि भारत में जो सांस्कृतिक विविधता है, जिसके लिए भारत विश्व पटल पर जाना जाता है कि भारत में विभिन्न संस्कृतियां पाई जाती हैं, यहाँ पर हम कई प्रकार की संस्कृतियों का सम्मिश्रण देखते हैं और उसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि जब जैव विविधता समाप्त हो रही है, सीमित हो रही है, कम होती जा रही है, तो उससे हमारी संस्कृति को भी खतरा मिल रहा है। हमारी संस्कृति भी संकट में आ रही है और वो ऐसे कि भारत जो सांस्कृतिक विविधताओं के लिए जाना जाता है और यहाँ पर कई सारे समुदाय ऐसे हैं, कई सारी संस्कृतियाँ और जातियाँ ऐसी हैं जिनका कि सीधा संबंध वनों से है और इस कारण वह वनों से ही अपनी संस्कृति को जोड़ा हुआ देखते हैं। वह वनों से ही अपनी अर्थव्यवस्था की पूर्ति करते हैं, वनों से ही अपने दैनिक जीवन की पूर्ति भी करते हैं। यानी वन उनकी दैनिक जीवन का हिस्सा है, उनकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, उनकी संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा है। तो यदि यह वन जो धीरे धीरे कम हो रहे हैं ऐसा ही चलता रहा तो इन समुदायों पर भी संकट आ जाएगा, जो कि इन वनों से सीधे जुड़े हुए हैं या इन वनों के द्वारा ही इनकी जीवन यापन होता है। तो हम बात करते हैं जैव विविधता को यदि संकट प्राप्त होगा तो भारत की सांस्कृतिक विविधता को भी संकट मिलेगा, भारत की सांस्कृतिक विविधता भी खतरे में आ रही है। जैव संसाधनों का विनाश और सांस्कृतिक विविधता कैसे जुड़े हुए हैं? तो हम कहेंगे जैव संसाधनों का विनाश और सांस्कृतिक विविधता का विनाश आपस में जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय जो है धीरे धीरे निर्धन होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध है, इनकी अर्थव्यवस्था और इनकी जीवन यापन का सीधा संबंध है वनों से और वनों के आधार पर ही यह अपना जीवन यापन करते हैं। इस कारण यदि वनों का विनाश हुआ, जैव विविधता का विनाश हुआ तो इनका जीवन संकट में आ जाएगा, यह गरीबी की मार भी झेलेंगे और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। यह समुदाय खाने के लिए, पीने के लिए, औषधि के लिए, संस्कृति के लिए और अध्यात्म के लिए, सभी के लिए वनों और वन्य जीवन पर निर्भर है। तो इस प्रकार से भारत की सांस्कृतिक विविधता में कई सारे ऐसे समुदाय और जातियां हैं जो वनों से जुड़े हुए हैं और उन्हें हानि प्राप्त होगी, उन्हें निर्धनता प्राप्त होगी और उनका जीवन और उनकी जीवन शैली संकट में आ जाएगी यदि वनों का विनाश हुआ, यदि वन्य जीवन संकट में आया तो। इसी तरीके से हम बात करेंगे वन संसाधनों का विनाश और महिलाएं भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वन संसाधनों से महिलाओं को भी खतरा है, वन संसाधनों के विनाश से महिलाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा और वो ऐसे कि महिलाएं जो हैं वह घरेलू कार्य करती हैं और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। एक घर के लालन पालन पोषण में वह अपनी जिम्मेदारी निभाती है, जैसे कि खाना बनाना, जल की उपलब्धता को ध्यान में रखना और कई सारी अन्य वस्तुओं को इकट्ठा करना। लेकिन धीरे धीरे संसाधन जैसे सीमित हो रहे हैं हमारे आसपास, जैसे जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित होंगे तो उन्हीं महिलाओं को भोजन इकट्ठा करने के लिए, जल को लाने के लिए और भी दूर जाना पड़ेगा। उनको इकट्ठा करने के लिए उन्हें और भी दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वह दूरस्थ स्थानों में जाती हैं और इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। और यदि हम इसका सामाजिक प्रभाव देखें तो हम कहेंगे कि वह अपने परिवार को समय भी कम दे पाती है, अपने बच्चों के पालन पोषण में भी अपना योगदान वह कम कर पाती हैं। तो इस प्रकार से महिलाएं और उसमें भी गरीब महिलाएं जो है इस जैव विविधता के विनाश से सीधे सीधे संबंधित हैं, उन पर जैव विविधता के विनाश का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
तो वन संसाधनों का विनाश और महिलाएं। गरीब वर्ग में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी किस पर होती है? तो मुख्य जिम्मेदारी होती है महिलाओं पर। और जैसे ही इन संसाधनों की कमी से महिलाओं पर कार्यभार बढ़ता है, यानी यह संसाधन यदि प्रकृति में सीमित हो रहे हैं, तो महिलाओं का कार्यभार, महिलाओं का के ऊपर कार्य करने का जो भार है वह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए, यानी कि इन सब चीज़ों जिसमें हम चारे, जल, भोजन और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं की बात करते हैं, इनको इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे क्या होगा? तो इससे इन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। काम का समय बढ़ने के कारण, यानी अब चूंकि इन्हें दूर भी जाना है, जिससे कि इनको शारीरिक रूप से कई सारी परेशानियां होती हैं, साथ ही साथ इनका समय भी बर्बाद होता है। तो समय जो है बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो महिलाओं का जैव विविधता के विनाश से भी संबंध है, जैव विविधता के सीमित होने से भी महिलाओं का संबंध है। वन कटाई के परोक्ष परिणाम गरीबी को भी बढ़ाते हैं, यानी कि जितनी अधिक वन कटाई होगी उससे गरीबी भी ज़्यादा बढ़ेगी। अप्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं कि यदि वनों की कटाई ज़्यादा होगी तो प्राकृतिक संकट बहुत ज़्यादा आएंगे, जैसे कि हम सूखे की बात कर सकते हैं, हम बाढ़ की बात कर सकते हैं, हम अनावृष्टि, अतिवृष्टि की बात भी कर सकते हैं। तो सीधे सीधे गरीबी बढ़ेगी यदि यह प्राकृतिक संकट आते हैं, और इस प्राकृतिक संकट की वजह से भारत के किसानों और वनों पर निर्भर अन्य जातियों और समुदायों पर संकट आ सकता है। तो वन कटाई के परोक्ष परिणाम यानी कि अप्रत्यक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। तो अब पर्यावरण निम्नीकरण या पर्यावरण को हानि पहुंचाने से हम क्या कहेंगे? गरीबी भी बढ़ती है, क्योंकि पर्यावरण को हानि पहुंचाने से प्राकृतिक संकट आएंगे और इससे हमारी कृषि प्रभावित होगी, और साथ ही साथ वन्य जीवन और वनस्पति से जुड़े हुए समुदाय भी प्रभावित होंगे, सभी गरीबी को झेलेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से वनों का विनाश हो रहा है और उसमें कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है, अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। तो हमने इस भाग में, जो कि अध्याय 2 का भाग 2 था, उसके अंतर्गत हमने वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारणों को जाना, जिसमें कि हमने कई सारे कारणों की व्याख्या की। तो इस प्रकार से मानव जाति को जागरूक होने की आवश्यकता है, जिसमें न केवल भारतीय नागरिक बल्कि विश्व के सभी लोगों को पर्यावरण के प्रति, संरक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। मिलते हैं इस अध्याय के अगले भाग में। धन्यवाद।